नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में दिवंगत लता मंगेशकर का स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कलीना इलाके में 2.5 एकड़ में फैली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की म्यूजिक अकेडमी बनाई जाएगी। इसे बनाने में करीब खर्च आएगा 1200 करोड़ रुपए का। भारतीय जनता पार्टी शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर के लिए स्मारक बनाने की मांग कर रही थी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब के नेतृत्व में भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय करने की घोषणा आज ही कैबिनेट में उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग से हुई है। उसको मान्यता भी सीएम साहब ने और डीसीएम साहब ने दी है। मेरे ख्याल से देश में से ये पहला कॉलेज है जो लता दीदी के नाम से महाराष्ट्र में खड़ा हो रहा है। बम्बई में जो कलीना यूनिवर्सिटी है उसके सामने की 3 एकड़ जमीन ये पूरे प्रोजेक्ट को दी गई है और इसमें लता दीदी का म्यूजियम भी रहेगा और अच्छी तरह से आर्किटेक्ट ये बनाएगा और इसको निधि भी दिया जाएगा। ये फाइनलाइजेशन सीएम साहब ने किया है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने में मदद करने के लिए उनसे कुछ लोगों ने संपर्क साधा था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनसे कहा गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा दिए जाएंगे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरह जेल में सड़ते रहेंगे। राउत ने कहा है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। ये बिजनेसमैन प्रवीण राउत हैं, जो संजय राउत के दोस्त हैं। करीब 7 दिन पहले गोरेगांव की पात्रा चाल के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से कहा जाने लगा था कि इसकी आंच शिवसेना नेता संजय राउत तक पहुंच सकती है। अब संजय राउत ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है 1034 करोड़ के पात्रा चौल लैंड स्कैम की जांच कर रहे ईडी मेरे मित्रों, रिश्तेदारों और जानने वालों, यहाँ तक कि मेरी बेटी की शादी में डेकोरेशन का काम करने वालों को भी परेशान कर रही है। 4 पेज के पत्र में राउत ने शिकायत की है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने में मैंने सहयोग नहीं किया तो केंद्र ने मेरे पीछे ईडी को छोड़ दिया है। 1 महीने पहले मुझसे कुछ लोगों ने संपर्क कर महाराष्ट्र सरकार गिराने में मदद मांगी थी ताकि राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सके। मैंने इनकार किया तो मुझसे कहा गया कि मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा हश्र एक पूर्व रेल मंत्री जैसा हो सकता है। महाराष्ट्र के सारे बड़े नेता जेल भेजे जा सकते हैं। बहुत क्लियर है जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई लग जाती है महाराष्ट्र में, तो एनसीबी भी उसी काम में लग रही थी। तो ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी इन सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर अपने मनमानी काम कर ऑपोजिशन को टारगेट कर छोड़ दिया है। तो पहले कहा जाता था कि सीबीआई इज अ केज पैरेट, अब तो मैं कहती हूँ बेचारा कोमाटोज पैरेट बन चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एनसीपी के नेताओं को भी इसी तरह ईडी के जरिए परेशान कर रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार जाने के बाद बेचैन है। केंद्र यंत्रणा का इस्तेमाल करके सरकार कैसे गिराई जाए ये खेल शुरू है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा अगर उन्हें बहुत शौक है ईडी चलाने का, ओएसडी बन जाए। एक अधिकारी 7 साल एक जगह कैसे बैठा हुआ है? हमारे पास जानकारी है कि जो गुप्त यंत्रणा है उन्होंने एडवर्स रिपोर्ट दिया था इस अधिकारी को रखा नहीं जाए, फिर कैसे उसे अपॉइंट कर दिया। हमारे पास जानकारी है कि ईडी के माध्यम से कैसे वसूली का खेल इस मुंबई में चल रहा है, किसको नोटिस जाती है, किस कंपनी में पैसे जाते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है। ईडी का खेल क्या है इस शहर में हम लोगों को पता है। हमें लगता है कि ईडी का दुरुपयोग करके नेताओं को डरा देंगे। हमें लगता है ये गलत फहमी है। ईडी का आरोप है कि पात्रा चाल को रीडेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट महाडा ने प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था, पर इस कंपनी ने यहाँ कोई फ्लैट नहीं बनाया और ये जमीन दूसरे बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। इस सिलसिले में ईडी ने सुजीत पाटकर नाम के एक शख्स के घर की तलाशी ली थी और बयान भी लिया था। सुजीत पाटकर एक वाइन ट्रेडिंग फर्म में संजय राउत की बेटियों के साथ पार्टनर है। पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने अलीबाग में मिलकर एक जमीन भी खरीदी है। इस डील की भी ईडी जांच कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है और राउत के आरोप सरासर गलत है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किसी पार्टी या सरकार के आधार पर काम नहीं करती है, वो अपना काम करती है और जो आप उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, इसी कारण से तो ये देश के अंदर अनेक प्रकार के जो आर्थिक अपराधी और तमाम प्रकार के अपराधी हैं उनका हौसले बढ़ रहा है।
तो ये बयान उनका उचित नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और केंद्र सरकार। यदि उनके पास ये चीज है तो फिर वो उनको उसका सबूत के तौर पर देश के सामने रखना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। सरकार ये काम, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसा काम नहीं करती है। पिछले साल प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति पीएमसी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जब्त की जा चुकी है। ईडी ने तब कहा था कि राउत ने एसडीआईएल के जरिए पीएमसी बैंक से 95 करोड़ रुपए लोन और एडवांस की शक्ल में साफ किए। ईडी का आरोप है कि इस रकम से प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए बतौर ब्याज मुक्त लोन ट्रांसफर कर दिए। इस रकम से दादर ईस्ट में फ्लैट खरीदा गया। ये डील भी ईडी के रडार पर है। मुंबई से दिवेश सिंह और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक के हिजाब विवाद की लपटें महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी हैं। यहां भी मुस्लिम लड़कियों ने कुछ जगहों पर हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया है और कहा है कि देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमें इसका विरोध करते हैं और हमें हमारे अधिकारों से वंचित न किया जाए और आजादी से जीने दिया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मालेगांव और औरंगाबाद की हैं। मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस विवाद के बाद बीजेपी पर निशाना साधा, तो शिवसेना नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि स्कूलों में इस तरह की धार्मिक राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं जो यूनिफॉर्म है वही पहनी जाए। कॉलेज हे शिक्षणाचं विद्यालय आहे। तिथे आपण शिक्षणाची जी भूमी समजतो, जिथे जिथे युनिव्हर्सिटीज असतील, जिथे जिथे शाळा असेल, तिथे कुठे राजकीय किंवा धार्मिक किंवा कुठचाही वाद येऊ नये, चांगलं शिक्षण मिळावं, दर्जेदार शिक्षण असावं, हे शिवसेनेची भूमिका आहे। राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे जिंदगी बसर करेगा, ये लोगों का मौलिक अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें लोगों पे थोपना चाहती है। आपको अगर चेहरे पे, सर पे कोई पल्लू रख ले तो उससे आपको परेशानी है? अरे इस देश की संस्कृति है, पूरे देश में तो घूंघट में उत्तर भारत में 90% औरतें रहती हैं। क्या उनके घूंघट भी निकाल के फेंकोगे? औरतों का अपना रहने का तरीका, उनका अपना अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसके प्लेट में क्या खाया जाए, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, ये हमें लगता है कि जो तरीकेकार है ये असंवैधानिक है, गलत तरीका है और ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को लेके। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।